वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक मामलात अब आगे बढ़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला भेज दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आपके जवाब के मुंतज़र हैं। अब सवाल यह है कि क्या दोनों सूबों में इंतखाबात के रास्ते से तमाम रुकावटें हट गई हैं? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है नासिब एक चौकताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। तारीख आ गई है, अब आपको क्या लगता है सामने इंतखाबात ही हैं या फिर कुछ और? मुबारक हो तारीख। मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी तो तारीख तहतीक कार्ड्स वार्ड्स सब बढ़ गए थे और कराची में बड़ा फसाद हो गया। कुछ 200 अफराद जहाँ बाक हो गए तो वो तारीख तब्दील करना पड़ गई। तो अब ऐसा अल्लाह ना करे हो जाए इंतखाबात में। मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ी है लेकिन जवानी तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसका मुझे पता नहीं। मुझे फराज का एक शेर याद आ रहा है इस वक्त, आवाज़ देकर छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा थे कि हर बार आ गए। फराज साहब कमाल की शायरी करते हैं। या इफ्तिखार आरिफ कि तमाशा कब ख़त्म होगा मेरे महबूद, ये तमाशा कब ख़त्म होगा। तो बहुत मज़े की सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया कि उसकी राय के बगैर इंतखाबात हो ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली और प्रेसिडेंट ने उनकी बात मान ली। बहुत अच्छा हो गया, बहुत शानदार हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैंने उस दिन भी कहा था कुछ एक छोटे छोटे जुमले मौजूद हैं, और उस पूरी डिबेट के अंदर अगर आप नसीम साहब ने सुनी होगी, शायद मिल भी गया हूँ, वो पूरी डिबेट में 254 का बार बार जिक्र आया है, 9 की क्लॉज का, 254 का, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आईनी तकाजा पूरा ना हो पाए या कोई मुद्दत पूरी ना हो पाए तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो काम फिर नहीं होगा, उस काम के लिए कोई और डेट ले ली जाएगी। ये मौजूद है। और मौजूद और क्या है, आज इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, उसके आगे पीछे कुछ और नहीं है। तो मुमकिन है कि वो कुछ ये कहना चाह रहे हो कि कौमी असम्बली के इंतखाबात पहले कर ले, तो या ये मुमकिन है ये ऑफ़र दे रहे हों वो कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात आगे ले जाएं, इसका मुझे इल्म नहीं। लेकिन जो सूरत हाल है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि ज़र मुबादला आपके पास है नहीं, महंगाई बहुत है, सबको पता है। हालात आज के जो हालात हैं, कल के और आज के हालात अगर देख लें आप, तो महंगाई कितनी बड़ी लीप ली है महंगाई ने। हालात सूरत हाल है, हंगामों का ख़तरा है, तशद्दुद का ख़तरा है, टेररिज्म का ख़तरा है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और तीनों पिलर्स ऑफ स्टेट ने, आर्मी, अदलिया और फेडरल गवर्नमेंट, इन्होंने इनकार कर दिया ताउन करने से इलेक्शन कमीशन से। फंड नहीं देंगे, नफरी नहीं देंगे, और RO के लिए आपको हम ऑफिसर नहीं देंगे। इस सूरत हाल में क्या अगर ये इनकार बाकी रहता है तो क्या इंतखाब हो पाएंगे? मेरा ख्याल है रुकावटें मौजूद हैं। अभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र करना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि इंतखाबात 30 अप्रैल को हो जाएं। बाज़ दुआएं कबूल होती हैं, बाज़ कबूल नहीं होती। यानी मंजिल थोड़ी दूर नजर आ रही है फिलहाल आपको। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, सदर ने मंजूरी दे दी, इसके बाद आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कराने में जो रुकावटें हायल थी वो तमाम दूर हो जाएंगी और इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताबून मिलेगा हर तरफ से? देखें, जो NBC ने बात की ना, आई काफ़ी हद तक मैं उनसे मुतफिक इस बात पे हूँ कि बिल्कुल प्रेसिडेंट डेट दे दी है, इलेक्शन कमीशन ने भी मशवरा भी कर लिया। देखना ये है कि अब इसके बाद वो क्या एक्शन करते हैं, बिकॉज सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और इस वक्त जो हालात हैं, मैं तो इवन सबसे पहले ये कहूँगा अभी भी वक्त है कि पॉलिटिशियंस बैठ जाएँ, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के कोई ऐसी डेट रख लें जिसमें जनरल इलेक्शन सारे एक दफ़ा हो जाएँ। ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है और यही सबसे बेहतर है। चाहे 1, 2, 3 महीने आगे पीछे कर लें, इमरान भी 2-3 महीने एडजस्ट कर लें, फेडरल गवर्नमेंट भी कर ले, और ये इकट्ठे इलेक्शन हो, ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और
खाम खा के जो आम प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड ये कि इसके बाद जो मेन मरहला वही है, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम अपना अमला नहीं दे सकते। फिर मिनिस्टर डिफेंस ने कहा जी कि हम भी काफ़ी अपनी स्पेयर इतनी मैन पर नहीं कर सकते। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा पुलिस रेंजर जो है ये हमारी और अब से ये अवेल बहुत कम है। फाइनेंस कह रही है हमारे पे पैसे नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे करेगा, इसका कोई हल निकालना चाहिए ना। फिर टेररिज्म वो हमारे सामने है, हालात जो ख़राब हो रहे हैं, इकोनॉमी हमारे सामने है। फिर उसके बाद आपकी सबसे बड़ा इशू जो ना भी आएगा वो इलेक्शन कमीशन है, मुझे यकीन उठाएंगे कि सेंसस कि जो 1 महीने की डेट है 31 जनवरी मार्च तक, सेंसस इज द बेस्ट प्रॉब्लम कि आप आज 2 इलेक्शन पुरानी सेंसस पे कराएंगे, अगले इलेक्शन आप नई सेंसस पे कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज की प्रॉब्लम होगी, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सोचिए, ये पॉलिटिशियन का काम है। हर को बात में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मत घसीटें। आप पॉलिटिशियंस हैं, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, शो जिम्मेदारी टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप बैठ जाएं, बैठे। इस वक्त इमरान खान को भी इलेक्शन के लिए बैठना चाहिए, गवर्नमेंट को इनवाइट करना चाहिए और बैठ के लाहेअमल बनाए, बताएं अवाम को कि हम इस काबिल हैं कि हम बैसाखियों के बगैर अपने फैसले पाकिस्तान के मफाद में, अपने अवाम के मफाद में हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके ख्याल में अब इनको बैठ जाना चाहिए और जनरल इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, अब चूंकि 2 सूबों में इंतखाबात की राह हमवार हो रही है, क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है कि बात मुल्क भर में आम इंतखाबात की तरफ चली जाए? देखिए शाइस्ता, बात तो ये है कि आजकल तो PSL अपने जोरों के ऊपर है और आपने देखा कि जब T20 मैच हो रहा होता है तो जब तक आखिरी बॉल नहीं पहुंच जाती, जब तक फैसला नहीं होता, एक छक्का लगता है तो दूसरी टीम मैच जीत जाती है, अगर विकेट गिर जाती है तो दूसरा। तो अब इस तरह पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उसकी सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि जब तक ये हो नहीं जाएंगे तब तक कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने और NBC ने रोशनी डाली इस बात के ऊपर कि हालात इस किस्म के नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि अगर तो कौमी असम्बली में अपोजिशन को जाने की इजाज़त दी जाए, PTI वहाँ पे वापस जाए और ये आइन में कोई तरमीम करे, जिस तरह NBC बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं आइन और कानून का, तो आइनी ज़रिया कोई निकाला जाए ताकि किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम ना आए और मिल बैठ के यही फैसला करें कि कुछ ये पीछे हटें, कुछ वो पीछे हटें। जिस तरह आपने देखा कि अभी सदर मुमलिकत जो है उनकी गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से मुलाकात हो रही है, उधर वज़ीर आज़म हाउस में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं। तो इन सियासतदानों को मिलजुल के बैठ के कोई ना कोई लाहेअमल तैयार करना चाहिए। इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने से नहीं डरना चाहिए। PDM को ये नहीं सोचना चाहिए कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, दोबारा आ जाएगा। भाई आप मैदान में तो पहले उतरें, हो सकता है कि आप वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि जब आप अगर कौमी असम्बली तोड़ते हैं तो आपको 90 दिन तैयारी करने के मिलेंगे। आप अपने नज़रिए, अपने बयानिए के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो लोग भी आपकी फेवर में बाहर निकलेंगे। अभी तो क्योंकि गुमगू की कैफियत है, लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्शन होना है नहीं होना। सोशल मीडिया पे सर्वेज होते हैं, उसमें पता चलता है कि PTI को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, आप वहीं से डर जाते हैं। तो आप मैदान में निकलें, अपनी तैयारी करके निकलें, बयानिया लेके निकलें, तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन की तरफ बात चली गई है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन का भी पिछले दिनों से कुछ मूड सीरियस नज़र आ रहा है और उन्होंने कोई ना कोई जो है लाएमल तैयार करना शुरू किया। अब आज जिस तरह सदर ने 30 अप्रैल की डेट उनको सजेस्ट की है, अब देखते हैं कि कल तक इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्या वो डेट देता है, वो इलेक्शन की तैयारी शुरू करता है, कागजात नामजदगी किस दिन जमा कराने, आखिरी डेट क्या है, तो कल पता चल जाएगा कि बाकी लोग कितने सीरियस। और एक आखिरी मेरी बात कि देखें, कोई इनकार नहीं कर सकता, जब इलेक्शन कमीशन किसी को कहेगा कि आपने ये सहूलियात प्रोवाइड करनी, तो उनके पास मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं होती कि आप इनकार करें कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हम आपको नफरी नहीं दे सकते। यू हैव टू, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। ठीक है। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, इंतखाबात जब होंगे तो PDM वर्सेस PTI होगा या फिर बाकी तमाम जमातें जो हैं वो अपनी अपनी जमात के बैनर तले लड़ेंगी? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ेगी। पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है, हम सब लोग भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने PDM बाकी जमातों की भी बात कर रही हूं, हुकूमती इत्तेहाद में तो है ना PDM में, उनकी भी सिर्फ फजलुर रहमान और PMLN का कोई इत्तेहाद हो सकता है। ANP भी PDM में नहीं है, MQM भी PDM में नहीं है
आप समझें बाकी जो बलोच कॉम्प्रेस जमाते हैं बाप वगैरह वो भी पीडीएम में नहीं है। इसको इस तरह से फ्रेज कर लेते हैं, इस तरह से फ्रेज कर लेते हैं कि पीटीआई वर्सेस हुकूमती इत्तेहाद, ये सब पीडीएम में नहीं है। वर्सेस हुकूमती इत्तेहाद या फिर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये इनकी अपनी अपनी जमातें इंतखाबात लड़ेंगी, इसको ऐसे फ्रेज कर लेते हैं। हाँ, ज़रा बेहतर फ्रेज कर लें, वो अलग-अलग लड़ेंगी, अपने अपने जमात के इंतखाबी निशान से लड़ेंगी, वो इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। कोई सीट एडजस्टमेंट कहीं हो सकती है, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। बहुत सारी जगहों पे पीपल्स पार्टी और जेयूआई की सिंध में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और बाप की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। केपी के अंदर भी अगर अलग अलग इंतखाबात लड़ते हैं तो ये भी मुमकिन है कि एक जमात दूसरी जमात पर धांधली का इल्जाम लगा दे, जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी पर या फिर पीपल्स पार्टी नून लीग पर, या पीटीआई दूसरियों पर। पीटीआई भी तो धांधली के इल्ज़ाम लगाने में कोई मुबर्रा नहीं है, आप उसका नाम लेने अक्सर भूल जाती हैं, क्योंकि मैं तो हुकूमती इत्तेहादियों की बात कर रही थी। धांधली का इल्ज़ाम तो हर वो लगाता है जो हार जाता है। धांधली का इल्ज़ाम तो आप देखें ना, इस मुल्क में धांधली का सबसे बड़ा धरना तो पीटीआई ने दिया, वरना आरटीएस के बाद सब कौमी असम्बली में जाके बैठ गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि धांधली का इल्ज़ाम लगाना और उसके बाद उसके नज़रिए निज़ाम को सबुताज करना ये एक अलग बात है। लेकिन 2018 की मिसाल हमारे सामने है कि धांधली के बावजूद लोग कौमी असम्बली में जाके बैठे और उन्होंने निज़ाम को चलाया। और 2014 की मिसाल हमारे सामने है कि एक धांधली के लिए आपने 129 दिन का धरना देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई। लिहाजा इसके भी हमारे पास मुख्तलिफ मिसालें मौजूद हैं इस हवाले से। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जब इंतखाबात होंगे तो ये इंतखाब किसका नज़र आ रहा है, किस जमात की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है? एनबीसी ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरत हाल होगी और कोई अब्सोलूट बात नहीं है। अगर आप पंजाब जाएँ तो पंजाब में दो हिस्से हैं, जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब, वहाँ का नतीजा मुख्तलिफ होगा, वस्ती पंजाब का नतीजा मुख्तलिफ होगा। इसी तरह केपी में अगर आप जाएँ तो केपी में जेयूआई ने लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, उसने चौंका दिया है और मुमकिन है वहाँ नताइज खासे मुख्तलिफ हों। ज़्यादा अगर पीटीआई के हों तो उससे कुछ कम जेयूआई और दूसरों के हों। सिंध में मुझे लगता ये है कि शहरी सिंध जो है उसमें एमक्यूएम प्लस पीटीआई प्लस पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी वहाँ हिस्सा लेगी। एमक्यूएम मुझे नहीं लगता कि बहुत ताकतवर बन के सामने आएगी। मुझे इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया। इकट्ठे हो गए, इकट्ठा होने के बाद उनकी ताकत कितनी बनती है वो आप देख लें। जो इंतखाबात हुए अभी ज़िमनी इंतखाबात, उनमें क्या आती है। तो बाकी जो हमारा सिंध के दूसरे इलाके हैं वहाँ मुकाबला जेडीआई का होगा पीपल्स पार्टी से, लेकिन बढ़तरी पीपल्स पार्टी को होगी। ये बहुत क्लियर है। बलूचिस्तान में तो आपको पता है किस तरह इंतखाबात होते हैं, वहाँ बिल्कुल एक खिचड़ी बन के आएगी सामने और उसमें से कुछ लोग निकलेंगे, कोई बाप बनाएगा, कोई माँ बनाएगा, कोई बहन बनाएगा। सही। ब्रिगेडियर साहब देखें, अब मुझे जो अंदाज़ा होता है कि सिंध में रूरल एरिया है, देहाती एरिया, उसमें पीपल्स पार्टी, कराची में जो है वो जाहिर है कि एमक्यूएम और ज़्यादा पीटीएम का मैच होगा। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और जेयूआई दोनों पार्टी स्ट्रांग होंगी। केपीके में पीटीआई स्ट्रांग होगी। नॉर्दर्न पंजाब में जो है वो भी पीटीआई होगी। सदर्न पंजाब में भी इनके पास से पीपल्स पार्टी वहाँ पर होगी। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखें तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और पीटीआई होंगी। पीएमएलएन मुझे लगती है कि वो सबसे वीक होगी, इसलिए कि उनके पास ना बलूचिस्तान में कुछ सीट है, ना सिंध में सीट है, ना ही तकरीबन इनके पास NWFP में सीट है। दे रिलाई ओनली इन पंजाब। ये पहले नेशनल पार्टी थी, अब बन गई है रीजनल पार्टी। वहाँ पर पीटीआई भी स्ट्रांग होगी, तो इसलिए पीएमएलएन मुझे लगता है काफ़ी डिफिकल्टी में होगी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी होंगी और इस कैलकुलेशन में अगर जेयू आ जाएगी, एएनबी आएगी तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। ठीक है, मुजम्मिल साहब क्या लगता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी जमात का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारे यहाँ सब सूबाई जमातें हैं। ये जो पोस्चर किया जाता है ना कि जी फ़लाँ जमात बड़ी नेशनल जमात है, जिस जमात की दो सूबों में प्रेजेंस ही नहीं है, सिंध और बलूचिस्तान में, आप उसको नेशनल जमात कैसे कह सकते हैं? जिसके पास अंदरून सिंध से उम्मीदवार ही नहीं है
और जिसका अभी कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात में रिज़ल्ट सामने आए हैं, वैसे तो ज़िमनी इंतखाबात के रिज़ल्ट सब हमारे सामने ऐसे पेश करते हैं हदीस के तौर पे, तो फिर आप कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज PTI के क्यों नहीं मानते कि उनका सिटिंग MPA यूनियन काउंसिल की सीट हार गया, जो उनका मेयर का कैंडिडेट था, चौथे नंबर पर आई पार्टी। तो मुझे लगता है कि 2 सूबों से तो PTI बिल्कुल फारग हो चुकी है, सिंध और बलूचिस्तान से। अब बात कर लेते हैं KP और पंजाब की। पंजाब में साउथ पंजाब के विनिंग हॉर्सेस की 40% सीटें हैं। वो देखना पड़ेगा कि वो इलेक्शन से पहले क्या होता है। आज से पहले जब तक आर्मी पॉलिटिकल नहीं थी, 2018 तक हमने ये देखा था कि वो विनिंग हॉर्सेस एस्टेब्लिशमेंट की आंख के इशारे के तहत पंजाब में पार्टी चेंज करते थे। लेकिन जब से एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हुई है, हमें अब इन इंतखाबात में ये देखना पड़ेगा कि वो विनिंग हॉर्सेस क्या फ़ैसला करते हैं। अब उन विनिंग हॉर्सेस की आपस में मीटिंग्स जारी हैं। वो इकट्ठे पिछली दफ़ा की तरह जनूबी पंजाब महाज बनाकर कोई फ़ैसला करेंगे, या वो अलग अलग कोई फ़ैसला करते हैं, या वो उन्हें 2018 में PTI में लैंड किया गया था, वो 2023 में PTI में ही रहना पसंद करते हैं। इट्स टू अर्ली टू से अबाउट दिस। KP मुझे लगता है स्प्लिट होगा, क्योंकि वहाँ जिन सीटों पे इमरान खान साहब ने खुद भी इलेक्शन लड़ा था, उनमें इमरान खान साहब की कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं थी। आप देखें वो जो JUI के थे मौलाना साहब, उनसे इमरान खान बहुत थोड़े मार्जिन से जीते थे, और बल्दियाती के नताइज भी। तो मुझे लगता है कि इमरान खान भी सिर्फ पंजाब पर बैंक कर रहे हैं। पंजाब से बाहर उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है कि वो कहें कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ है। KP भी स्प्लिट हो जाएगा। पूरा इमरान खान लास्ट टाइम की तरह नहीं जीत सकते। 2018 में जिस तरह उन्होंने पूरा KP जीत लिया था, इस दफा पूरा KP इमरान खान जीतते हुए नजर नहीं आते। मुझे हजारा बेल्ट भी डिफरेंट नजर आती है इस बार। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्प्लिट इलेक्शन और हंग पार्लियामेंट का इलेक्शन है। बहुत दूर के ढोल सुहाने हैं। 2 तिहाई के सूबों की पोजीशन जो है वो नजर आ रही है कि सूबे कहाँ खड़े हैं, लिहाजा वहाँ जमातों का क्या मौकफ है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए शाइस्ता, जिस तरह इस वक्त वेव चल रही है ना, और जिस तरह नफरत है PDM के लिए या गवर्नमेंट के लिए, जिससे खुद PDM भी परेशान है, तो खैबर पख्तूनख्वा की तो बात छोड़ दें। वहाँ पे तो इमरान खान पहले से ज़्यादा सीटें लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब वहाँ पे बड़े क्लीन स्वीप होगा और बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे PDM के। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने सीटें ली थी। अभी आप जो सेंट्रल पंजाब है, स्पेशली जो लाहौर में या आसपास के इलाकों में जहाँ मैंने विज़िट किया है, वहाँ से बड़े अपसेट्स आएंगे। तो पंजाब और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी लैंड स्लाइडिंग किस्म की विक्ट्री PTI की नज़र आती है, अगर थोड़े बहुत भी जनरल साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं। जो सिंध की सूरत हाल है, जिस तरह NBC ने कहा है कि बिल्कुल कराची में PTI ने बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात में कोई शक नहीं कि उन्होंने बड़ा बुरा परफॉर्म किया, लेकिन जब इमरान खान साहब जलसे जुलूस में निकलेंगे और शहर शहर गाँव को जाएंगे तो उसके बाद सिचुएशन डिफरेंट होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब हम सूबाई ज़मनी इलेक्शन की बात करें या कौमी असम्बली के ज़मनी इलेक्शन की बात करें, इमरान खान साहब जहाँ पर जाते थे वहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली आती थी। तो कुछ सिंध के इलाकों में भी, रूरल सिंध में भी जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर लोग जिस तरह आवाम पलटती है, जिस तरह 70s में वोट दिए थे भुट्टो साहब को, आपने उस वक्त जो पाकिस्तान था आज बांग्लादेश है, वहाँ पे मुजीबुर रहमान ने लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री की थी। तो इस तरह के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट सिनेरियो होता है, वहाँ पे शायद इतनी उनको विक्ट्री ना मिले, लेकिन बाकी तीनों सूबों में बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ रही है मुझे PTI। ठीक है, NBC कमेंट करना चाह रहे हैं, वन लाइनर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मैं सिंध के बारे में गलतफहमी दूर करना चाह रहा हूँ। मैं तो सिंध जाते रहता हूँ, हर हफ्ते सिंध का दौरा करते रहता हूँ मैं। कभी शिकार पे, कभी मछली खाने के लिए निकल जाते हैं हम लोग। तो बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। कोई जलसा कामयाब नहीं हुआ इमरान खान का। जितने जलसे इमरान खान ने सिंध में करने की कोशिश की वो नाकाम हो गए। और वो तो छोड़ें आप कि इंतखाबात लोकल बॉडीज में उन्हें सिंध से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो मैं ख्याल इसमें थोड़ा करेक्शन कर ले, बाकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं इस्तेवेदास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर आ गई कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को डॉक्टर्स ने सियासी सरगर्मियों में शिरकत की इजाज़त दे दी है।
PTI की इंतखाबी मुहिम कल से शुरू होगी, जिसके बाद इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब भी करेंगे। अब सवाल यह है कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए क्या नवाज शरीफ अपनी जमात की मुहिम की क़यादत के लिए पाकिस्तान वापस आएंगे? NBC, इमरान खान ने तो सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया इंतखाबी मुहिम के लिए, और हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि वोट नून लीग का जो है वो नवाज शरीफ का है और उन्हीं के नाम पर मिलता है। तो क्या लगता है, अगर मियां साहब नहीं आते तो नून लीग का वोटर निकलेगा? बड़ा असर पड़ेगा अगर मियां साहब नहीं आते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, तो बड़ा असर पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर तो हिस्सा नहीं लेंगे कैंपेन के अंदर, सिर्फ मरियम होंगी और उनके 7 लोग होंगे। मेरा ख्याल ये है कि मियां साहब को आना चाहिए, अगर इंतखाबात ना हो तब भी इनको आना चाहिए। अब इतना वक्त गुजर गया है, बहुत पुलों से पानी गुजर चुका है, छोटे मोटे मामलात रह गए हैं, वो भी तय हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कोई मसला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन अगर जेल में रहते हैं तो क्या हार जाए, कभी कभी जेल भी अच्छी होती है, कभी नज़रबंदी भी अच्छी हो जाती है। अब देखें ना, ये जेल भरो तहरीक में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कुछ तो गिरफ्तार हुए ना, 200-250 लोग, अब वो रिहा हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। शाह महमूद साहब को भी एजाज़ हासिल हो गया जेल जाने का, तो वो फाइनली ठप्पा लग गया। हालांकि ये वो लोग थे जो, अब खैर छोड़े, मैंने क्या हिस्ट्री बताऊं इनके कबीले की, बहुत मसला हो जाएगा, गंभीर मसला हो जाएगा। तो खैर मियां साहब को आना चाहिए, आकर अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो जेल जाना चाहिए, गिरफ्तार नहीं होते और उनके मामलात हल हो जाते हैं तो फिर बहुत ताकत के साथ वो जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो, और एक बहुत मज़े की कैंपेन हो सकती है, इंतखाबी कैंपेन, जो ज़रूरी भी है, मेरा ख्याल है ज़रूरी भी है इस सूरत हाल में, ताकि मामला सियासी हो। मामला ऐसा ना हो जाए कि कल्चर ख़त्म हो जाए, आपका सियासी कल्चर, सकाफत ख़त्म हो जाए, सियासी हो, तकरीरें हों, एक दूसरे पर एतराज़ात हों, लेकिन सिर्फ अदब एहतराम की हद तक, शाइस्ता अंदाज में आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं, गालियाँ मारियाँ ना दें, बस इतना ख्याल रख के, गाली देंगे हंगामा होगा, ये तय बात है। सही, तो लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, ज़्यादा बड़े जलसे अब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, बड़ी दफ़ा बात हुई है कि नवाज शरीफ साहब के आने में रुकावटें हैं, आखिर वो क्या रुकावटें हैं, आज बता दें। ख्याल में इस मुल्क की अदलिया बहुत बड़ी रुकावट है, जो मुकदमात को यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत नहीं सुनती है, और जो सेलेक्टिव, क्योंकि मैंने कई दफ़ा कहा है कि टारगेटेड इंसाफ और टारगेटेड एहतसाब ये इंतकाम की बदतरीन शक्लें हैं। आप जब इंसाफ भी टारगेट करके करेंगे तो वो इंतकाम है, आप एहतसाब भी टारगेट करके करेंगे तो वो इंतकाम है। आप अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे भी उन्हीं की वजह से हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे अदलिया की वजह से नहीं हैं। मैं यहाँ भी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की नहीं, बात तो सुने, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त इमरान खान की वफाकी काबीना ने नहीं दी थी, और उस इजाज़त के तहत साथ उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि वो इतने का बॉन्ड दे के चले जाएं, जिस पर अदालत ने ये कहा था कि आप एक बंदे के लिए ये शर्त नहीं लगा सकते, आपने लगानी है तो कानून बना दें कि जिस पर जितना इल्ज़ाम होगा वो बॉन्ड दे के बाहर जाएगा। एक आदमी के लिए ये शर्त कोई काबीना नहीं लगा सकती, लिहाजा वो शर्त उन्होंने काबीना की गैर कानूनी करार दी थी। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त इमरान खान ने अपनी काबीना के इजलास में दी। लेकिन जेल से रिहा तो इमरान खान ने नहीं किया था ना। जेल से रिहा भी इमरान खान ने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, ये कह करके उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वहाँ जेल के बाहर एम्बुलेंस खड़ा करते थे, 3 दफ़ा दिन में यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। हर 2-2 घंटे बाद हमें यास्मीन राशिद बताती थी कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं। अगर वो नहीं बीमार थे, फिर इमरान खान साहब ने एक जलसे में बताया कि मैंने डॉक्टर फैसल को भेजा है, और डॉक्टर फैसल ने मुझे आके बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, हुकूमत की इन सब रिपोर्टों के ऊपर कि वो बहुत बीमार हैं, अदालत ने जमानत ली थी।
आप मेरी बात समझें, ये अगर हुकूमत ये डिक्लेयर ना करती कि वो बीमार हैं तो अदालत उनकी बीमारी पर जमानत ना लेती। ये पूरा केस इमरान खान ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बनाया था कि वो बीमार हैं, जिसके बाद उनकी जमानत हुई थी। लेकिन आखिर में चलें, इजाजत तो अदालत से मिली थी। बहरहाल ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये मैंने कल भी पूछा था आपसे। जब इस मुल्क में यकसा निज़ाम इंसाफ होगा तो वो जरूर वापस आएंगे। ठीक है। जब अदालतें जो हैं वो सिलेक्टेड इंसाफ करना बंद कर देंगी, ठीक है, यानी लंदन बैठकर वो इंसाफ मांगते रहेंगे और लंदन बैठकर ही उन्हें इंसाफ मिलेगा, फिर उसके बाद ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान वर्सेस मरियम नवाज, किसकी कैंपेन स्ट्रॉन्ग होगी आपके ख्याल में? अगर कोई चांस PMLN का बनेगा कि वो इलेक्शन में कामयाब हो, चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी हो या बहुत अच्छी सीट्स लें, इट इज़ द फैक्टर इज़ ओनली मियां नवाज शरीफ। अगर मियां नवाज शरीफ नहीं आते तो मरियम नवाज जो कैंपेन कर रही है, इससे उनको और ज़्यादा नुकसान होगा। वो जिस तरह की बात कर रही हैं, वो अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान को, बस ये 3 उनके टारगेट्स हैं। कोई बात तो उन्होंने नहीं की कि हम क्या आइंदा करेंगे, हमारी पार्टी आपके लिए क्या करेगी, हम आपको क्या फूलों की कोई बेल्ट बना के दे देंगे जिस पे आप आराम से पूरा पाकिस्तान सोएगा। अगर ये बात हो तो बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से वो बात कर रही है, पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। सेकंड देखें, मियां नवाज शरीफ की बात, ये मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल उनको आना चाहिए। वो गए थे एज ए कैदी, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज इन जेल। पाकिस्तान में, दुनिया में एक मिसाल है जब वो इस तरह गए थे, बट इवन देन ही शुड कम। 1-2 हफ्ते के लिए अगर जेल जाते हैं और उसके बाद कोई रिलीफ मिलता है, उनकी हुकूमत है, जो भी कर सकते हैं, लेकिन अदलिया पे प्रेशर डाल के नहीं कर सकते, आपको लॉजिक से करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा अगर चांस करना है तो मियां साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, आके अपने बागडोर संभालें, घोड़े की रेंस पकड़ें, बैठ के सवारी करें और बिहेव लाइक अ गुड स्ट्रॉन्ग दलेर पॉलिटिशियन। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने इंदिया दिया कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई और अगर उनसे बात नहीं करता तो वो इसमें क्या कर सकते हैं? अब ये इमरान खान ने जो कहा है वो शिकवा है या फिर कोई पैगाम है? नहीं, देखिए, इमरान खान साहब ने जिस तरह बात की, उनका ये कहना था कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ आजकल राब्ते नहीं हैं। उन्होंने जो मिसाल भी दी थी बिलावल भुट्टो जरदारी वाली, कि उनके कहने पे कमांडेंट को चेंज कर दिया, सेक्टर कमांडर को, मैंने कहा तो इस तरह नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है उनके साथ और ना उनकी मेरे साथ कोई है, तो एक गिला उन्होंने ज़रूर किया था। दूसरी बात, जैसे अभी आप नवाज शरीफ के बारे में बात कर रही थी, देखिए नून लीग तो इतनी खौफजदा है कि वो जो शेर है ना वो बिल्ली बन गया है। यानी कि आज उन्होंने जो एक पिटीशन दी हुई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर कि गाय, बकरी, रीछ और हिरन का निशान जो है वो ना अलाट किया जाए, क्योंकि लोग शेर समझ के उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं। इससे ज़्यादा मज़े का बात क्या होगी। दूसरी तरफ बात यह है कि देखें, नवाज शरीफ साहब एक आला पाए के लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा। अगर वो मैदान में आके उतरते हैं और वो आके अपना बयानिया देते हैं कि उन्होंने मोटरवेज बनवाई, उनके ज़माने में बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हुई, जो जो उन्होंने अच्छे काम किए, वो जब लोगों को गिनवाते हैं तो लोग सुनना चाहते हैं। जब एक पार्टी बिल्कुल खामोश है, मरियम का टोटल टारगेट जो है वो इमरान खान साहब होते हैं या PTI होती है, उसकी वजह से शायद नून लीग को ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो मेरे ख्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल देनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को आने की इजाज़त होनी चाहिए। और कोर्ट्स ने उनको बहुत रिलीफ दिया है। कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, कोर्ट ने शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया, कोर्ट ने हमजा शहबाज को रिलीफ दिया, कोर्ट ने मरियम सफदर को रिलीफ दिया, कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी, तमाम सबको रिलीफ दिया है। तो ये ना हो कि कोर्ट के फैसले आए, अदलिया के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप अदलिया के खिलाफ जो है एक मुहिम शुरू कर दें। एक तरफ नून लीग मुहिम शुरू करती है, दूसरी तरफ फिर कुछ हमारे भाई बंदे भी उनके साथ उसी लहजे में शामिल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अदलिया के ऊपर इतनी तनकीद बेहतर नहीं है। ये वही 5 रुकनी बेंच था जिसने इमरान खान की अदम एतमाद की तारीख में भी उनके खिलाफ फैसला दिया था। ठीक है, मुजम्मिल साहब और NBC, कता कलामी की माफी चाहूंगी, मैं आपका कमेंट ऐड नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास वक्त कम है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर खजाना इसाक डार मुसलसल गुस्से में रहने लगे हैं। आज एक सहाफ़ी ने मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक उनसे सवाल किया तो उसे सख्त जवाब दिया कि आपको तकलीफ है मेरे काम करने में,
फिर उन्होंने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि इस्तीफा दूं तो क्यों दूं इस्तीफा। अब सवाल यह है कि क्या हालात इसहाक डार की रुखसती की तरफ जा रहे हैं? नसीम सिद्दीकी साहब, बनता है डार साहब का इतना गुस्सा करना? देखिए, बात यह कि जिस तरह डार साहब इतने सालों से लंदन में बैठे हुए थे तो उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी। जिस तरह ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई और मिफ्ता इस्माइल जिस स्पीड से चल रहे थे या जिस तरीक़ेकार से मामलात को आगे ले जाना चल रहे थे वो बहुत बेहतर थे। लेकिन डार साहब लंदन में बैठ के सोच रहे थे कि मैं तो जहाज़ पे कदम रखूंगा और डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा। जब वो पाकिस्तान आए तो उन्हें पता चला कि ये कोविड के बाद की दुनिया है और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में, और हमारे मुल्क में रवायत है होने की वजह से वो गुस्सा कर रहे हैं। इस्तीफा तो वो देता नहीं है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है, क्या अखलाकी तौर पर इसहाक डार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखें, मिफ्ता इस्माइल ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी राह में सारी रुकावटें इसहाक डार ने डाली ताकि वो किसी तरीके से लेट डाउन हो और ये वापस आते और अपने केसेस सारा कुछ ये काम जो करना चाहते थे वो कर सकें। नंबर 2 बात ये कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने क्या बताया? आम आवाम को कोई एक चीज़ बताएं कि आपने कहा कि ये मैंने अच्छा काम किया, ये फिस्कल डेफिसिट और ये भी आवाम को नहीं पता, किसी को कुछ पता नहीं है। सो इसलिए बनाया मेरे ख्याल में ऑनेस्टली नाउ इज द टाइम कि एटलीस्ट ही शुड स्टेप डाउन और खुद कहें बड़ापन करके कि जो वाकई मैं कंट्रोल नहीं कर सका और आई वांट कि सम बेटर पर्सन शुड कम एंड टेक ओवर। ठीक है, एनबीसी, क्या हालात बन रहे हैं इसहाक डार साहब के लिए? नहीं, वो तो नहीं कह रहे कि मैं कंट्रोल नहीं कर सका, वो तो कहते हैं फुल कंट्रोल में हूँ। वो तो कहते हैं कि अगर मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता, तो वो तो कह रहे हैं मैं फुल कंट्रोल में हूँ और उन्हें बड़ी सपोर्ट हासिल है, बिल्कुल सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा हासिल है। पार्टी की ना सही और ख़ानदानों की सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है उनकी, वो नहीं जाएंगे और मेरे ख्याल है वो चले भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि अब मुफ्ता का जो ट्रैक है वो तो वापस नहीं आएगा, उसको हमने ज़ाय कर दिया। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अगर तो डार साहब वाकई जज्बात में आके कुर्सी छोड़ देते हैं तो फिर नून लीग के पास या इत्तेहादी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? दोबारा से मिफ्ता साहब की वापसी या फिर कोई और? हर में एहसन इकबाल इज़ अ गुड चॉइस। वो प्लानिंग के मिनिस्टर रहे हैं, ट्रेड रहे हैं और वो समझते हैं, सी पैक किया है उन्होंने और माली मामलात को समझते हैं। एहसन इकबाल कैन बी अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर और इन लाइन इसहाक डार साहब के बाद वही नज़र आते हैं जो इसको लेकर आगे चल सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आयशा गौस पाशा इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस। वो वज़ीर मुमलिकत हैं इस वक्त भी, वो पंजाब की वज़ीर ख़जाना रही हैं 5 साल और उन्हें भी ख़जाना की काफ़ी समझ है। इस वक्त भी वो स्टेट मिनिस्टर के तौर पे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में आयशा गौस पाशा और एहसन इकबाल में से एक चॉइस हो सकती है, या दोनों मिलकर भी इसको चला सकते हैं। मेरे ख्याल में टीम मुतबादल मौजूद है। सही। और एहसन इकबाल की तो बहुत सारी ट्वीट्स भी खैर इस हवाले से मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नसीम साहब। शाइस्ता, क्विकली मैं एक वाक़या सुनाऊंगा कि एक शख्स बैठा हुआ था दरिया के किनारे, तो वहाँ पे एक शख्स आया, उसने पूछा ये कितना पानी कितना गहरा? तो उसने कहा टखनो टखनो जितना। जब उसने पानी में छलांग लगाई तो वो डूबने लगा, तो उसने उसको मुड़ के कहा कि तूने झूठ क्यों बोला? कहता मैंने अभी एक बतख को जाते देखा था, उसके तो टखनो टखनो तक पानी था। यही बाहर बैठ के समझते हैं कि मामलात इतने आसान है, पर मामलात इतने आसान है नहीं। ठीक है, यानी मामलात बज़ाहिर आसान लगते हैं लेकिन मामले आसान नहीं है। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।